बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हैब शाह है और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन डायबिटिक रेटिनोपैथी पे है। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है? उस वो कंडीशन जो एक पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो और उसके कुछ ड्यूरेशन के बाद उसकी आइज़ में माइक्रोवास्कुलर चेंजेस आ जाएं, ब्लड वेसल्स से लीकेजेस हो जाएं, हेमरेजेस हो जाएं और वो सारे सिम्टम्स आ जाए जिसकी वजह से वो ब्लाइंडनेस की तरफ जाए, तो इस कंडीशन को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। यह हम डिटेल से अब डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, हम पहले डायबिटीज़ मेलाइटिस के तरफ जाते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, जो एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, कोई एक सिस्टेमिक डिजीज़ है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है, कॉमनली इसको डायबिटीज़ कहते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इस सेंस में है कि हमारे बॉडी को जो ग्लूकोज मिलता है, जो हम फूड खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज मिलता है, वो ग्लूकोज जब हमारे ब्लड में आ जाता है तो उसकी फिर यूटिलाइजेशन ऐसी है कि वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट मसल्स को जब मिलते हैं तो वहाँ पे वो ग्लूकोज फिर एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और हमारे बॉडी के मसल्स को एनर्जी देते हैं। तो वही एनर्जी हम यूज़ करते हैं और हम अपने डेली फंक्शन, डेली काम जो है वो करते हैं। अब ये जो एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है कि एक तरफ से एनाबॉलिज्म है, दूसरी तरफ से कैटाबॉलिज्म है और फूड से एनर्जी बनती है और ये कुछ ग्लूकोज जो है वो स्टोर होते हैं। नॉर्मली इस तरह होता है, लेकिन डायबिटीज़ में क्या हो जाता है कि ये मेटाबॉलिज्म जो है ये इफ़ेक्ट हो जाता है और नॉर्मली जो ग्लूकोज टिश्यूज़ को और सेल्स को मिलने चाहिए वो ग्लूकोज उनको नहीं मिलते और उस ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में राइज़ हो जाता है। वो नॉर्मल अमाउंट से वो राइज़ हो जाता है और वो ब्लड में जितना एक अमाउंट होना चाहिए वो उस अमाउंट से ज़्यादा होते हैं और टिश्यूज़ को वो नहीं मिलते, या उसमें फिर दो कंडीशंस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, इसमें ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल्स या टिश्यूज़ को नहीं मिलता और वो एनर्जी हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ को नहीं मिलती। एक डायबिटिक पेशेंट्स को जो सिम्टम्स होंगे तो वो ज़्यादातर उसको यूरिनेशन आएंगे, ज़्यादातर यूरिन उसको आएगा। दूसरा, वो उसको प्यास भी जल्दी लगेगी और भूख भी जल्दी वो उसको लगेगी। तो ये एक डायबिटिक पेशेंट को सिम्टम्स फील होंगे। अब डायबिटीज़ जो है, इसमें जो मेन चीज़ है वो इंसुलिन है। तो हमें पता है कि इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। तो डायबिटीज़ में दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो इंसुलिन पैदा नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन ये है कि इंसुलिन ब्लड में, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज टिश्यू को देते हैं और वो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो एनर्जी टिश्यूज़ या मसल्स को मिलती है और उससे हम फंक्शन करते हैं। या ये इंसुलिन जो है उन्हीं ग्लूकोज को टिश्यूज़ में लाइक फैट सेल्स, लेवर में और स्केलेटल मसल्स में स्टोर करते हैं ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़े तो इसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो डायबिटीज़ में ये इंसुलिन जो है, या तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होते, पैदा नहीं होते हैं पेनक्रियास से, या इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन को इफ़ेक्ट नहीं देते, बॉडी के जो सेल्स हैं वो इफ़ेक्ट नहीं देते। तो ये दो कंडीशंस हो सकते हैं। अब हम टाइप्स पे आते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ हम उसको कहते हैं जिसमें इंसुलिन नहीं पैदा होता, चाहे वो पेनक्रियाज की कोई डिज़ीज़ है या जो बीटा सेल्स हैं वो डैमेज हुए हैं या कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये डैमेज हुए हैं और उसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता, इंसुलिन पैदा नहीं होता, तो इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ हम उसको कहते हैं जिसमें इंसुलिन तो पैदा होता है, इंसुलिन सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते,
वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं देते, इंसुलिन ऑलरेडी है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो उसकी वजह से भी जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो राइज होता है और वो यूटिलाइज नहीं होता। और ये जो मोस्ट कॉमन इसके रीज़न है टाइप 2 डायबिटीज़ के, वो एक्सेसिव बॉडी वेट है। बॉडी वेट अगर बहुत ज़्यादा हो और मतलब एक्सरसाइज ना की जाए, तो हमें पता है कि जब बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो जाए तो फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, नॉर्मली इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ में पेशेंट चला जाता है। तीसरा इसका एक टाइप है जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये डायबिटीज़ नॉर्मली किसी को नहीं होता, लेकिन ये जब किसी औरत की प्रेगनेंसी आ जाती है तो प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज़ हो जाता है। और इसके ज़्यादा रिस्क फैक्टर ये हैं कि अगर एक ऐसी औरत जो ऑलरेडी ओबेस है, फैटी है, और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर था टाइप 2 डायबिटीज़ का। अब वो जो है प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेगनेंसी में उसकी जो बॉडी है वो प्रेगनेंसी में और भी जो ग्लूकोज है, बॉडी वेट और भी बढ़ जाता है, इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है उसको डायबिटीज़ हो जाती है और इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और इस कंडीशन में उसके ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई होता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो अब एक पेशेंट की डायबिटिस मिलाइटिस है ऑलरेडी और काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से उसको डायबिटीज़ मिलाइटिस है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है बेसिकली, रेटिनोपैथी इज़ द डिसऑर्डर और डिजीज़ ऑफ रेटिना। जिस तरह हमने एनाटॉमिकली हमें पता है कि रेटिना में सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी वो कंडीशन है जिसमें हमारे रेटिना के जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे लीकेजेस होते हैं या अक्लूजन होता है। जब ब्लड वेसल्स में शुगर और ग्लूकोज का जब लेवल बढ़ जाता है, तो ये जो ग्लूकोज होते हैं, ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये ग्लूकोज माइक्रो वेसल्स को डैमेज करते हैं, जिसको हम प्री आर्ट्रियोल या प्री विनियोल कहते हैं, स्पेसिफिकली जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज हैं ये उन माइक्रो वेसल्स को डैमेज करते हैं। जब उनको डैमेज करते हैं तो उनके जो इंडोथीलियल सेल्स है वो जब वो डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर उससे लीकेजेस होती हैं। वहाँ पे जहाँ पे इंजर्ड हुए हैं ब्लड वेसल्स या डैमेज हुए हैं, उससे फ्लूइड की या ब्लड की जो है लीकेज होती हैं, जिसको हम हेमरेजेस कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है एक माइक्रो एंजियोपैथी भी हम इसको कहते हैं, जो स्पेसिफिकली कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स को इफ़ेक्ट करता है। और इसके जो है दो कंडीशन है, या तो अक्लूजन करेगा या लीकेज होगी। और मतलब अक्लूजन कुछ जगहों पे अक्लूजन होगी तो इसके रिस्पांस में लीकेज होगी। हम अब रिस्क फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो डायबिटीज़ को जो रिस्क फैक्टर हैं, एक तो एज ए डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ है, दूसरा ड्यूरेशन है। अगर काफ़ी अरसे से, मतलब एक पेशेंट है जिसकी 5 साल से डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी इतनी जल्दी मतलब उस सीवियरिटी के साथ नहीं होगी। जैसा कि एक पेशेंट की 30 साल से डायबिटीज़ हैं तो उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी सीवियर होंगे और डायबिटिक रेटिनोपैथी के साइंस और सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ड्यूरेशन एक रिस्क फैक्टर है डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए। दूसरा, पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। अगर एक पेशेंट है और वो अपने डायबिटीज़ का मतलब डायबिटीज़ मिलाइटिस कंडीशन को कंट्रोल नहीं करता, इंसुलिन नहीं लगाता, या वो ज़्यादातर मतलब बदपरहेज़ी करता है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी उसमें जल्दी होगी और सीवियर होगी। तीसरा जो पॉइंट है प्रेगनेंसी, जो पहले हमने डिस्कस किया, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कॉमनली।
चौथा जो है हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है। नॉर्मली हाइपरटेंशन में भी हमारे ब्लड वेसल्स की डैमेजेस होते हैं, ब्लड वेसल्स का जो नॉर्मल पैटर्न होता है वो ख़राब होता है, तो इसलिए ये जो है डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरलिपिडीमिया भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर लिपिड का लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो जो है हमारे डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए ख़तरनाक है। उसके अलावा ओबेसिटी है, हमें क्लियर पता है कि ओबेसिटी तो डायरेक्टली डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 के लिए बहुत ख़तरनाक एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा स्मोकिंग है, स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन हम इसको नहीं कह सकते, ये स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का पहला स्टेज जो होता है उसको हम बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। फिर उसके बाद स्टेज आता है डायबिटिक मैकुलोपैथी। इसका ये मतलब है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी भी है लेकिन अब मैकुला भी इन्वॉल्व हो गया है। उसके बाद एक स्टेज आता है प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये वो स्टेज हैं कि मतलब इस अभी प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स नहीं हुआ है, अभी न्यू वस्कुलराइजेशन नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में कुछ साइंस एडवांस हो जाते हैं। फिर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी आ जाता है जिसमें हमारे पास न्यू वस्कुलराइजेशन होता है और ये एक ख़तरनाक स्टेज है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट स्टेज आता है एडवांस डायबिटिक आई डिज़ीज़, जिसमें हमारे पेशेंट आलमोस्ट ब्लाइंड हो जाता है। अब हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे, डायबिटिक रेटिनोपैथी की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अल्टरेशंस इन पेरिसाइट्स इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसिकली पेरिसाइट्स क्या है? पेरिसाइट्स जो हैं ये वो सेल्स हैं जो हमारे कैपिलरीज के एंडोथेलियल जो सेल्स हैं, एंडोथेलियल जो वॉल्स है उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसके वॉल्स को मेंटेन रखते हैं ताकि वो अपने फंक्शन नॉर्मली कर सके। लेकिन जब ये पेरिसाइट्स ये डैमेज हो जाए और ये ख़त्म हो जाए, अब ये कैसे डैमेज होता है? तो एक थ्योरी तो ये है कि ये जो ग्लूकोज हमारे कैपिलरीज में आते हैं ये हमारे कैपिलरी के वॉल्स को डैमेज करते हैं और स्पेसिफिकली पेरिसाइट्स को डैमेज करते हैं। तो जब ये डैमेज हो जाता है तो हमारे जो कैपिलरीज के वाल हैं वो लीकी हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। तो इसके रिस्पांस में अगर हम देखें एक एरो इस तरफ आया है जहाँ पे लीकीनेस है, लीकेज। लीकेज जब हो जाता है ब्लड वेसल से तो लीकेज के रिस्पांस में हेमरेजेस और एक्सूडेट्स, हेमरेजेस और एक्सूडेट जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज में है, ये वही ब्लड अब इन लीकेजेस से निकलेगा, इन होल्स या जहाँ पे इंजरी हुई है इनसे ये लीक होगा। तो जब ये लीक होगा हमारे विट्रियस में आएगा, रेटिना पे आएगा, तो इसको हम हेमरेजेस और एक्सूडेट्स कहते हैं। दूसरा जो एक कंडीशन है अगर हम यहाँ देखें तो माइक्रो अक्लूजन्स होते हैं। ऑलरेडी कैपिलरी जो हैं ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, तो जो ग्लूकोज के वो हैं वो इसको अक्लूड करते हैं, या वहाँ पे जब डैमेजेस हो जाते हैं तो हमें पता है जहाँ पे भी इंजरी हुई हो वहाँ पे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन बढ़ जाती हैं। जब प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन बढ़ जाती हैं ब्लड वेसल्स में तो वो ब्लड का रास्ता रोकते हैं। तो जब वो रोकते हैं तो अक्लूजन होगा। तो जब अक्लूजन होगा उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? रेटिनल इस्कीमिया। रेटिना के जिस पॉइंट को ये ब्लड वेसल जाता है और उसको ब्लड या उसको ये नरिशमेंट देता है, अब ये ब्लड वेसल जो है रास्ते में अक्लूड हुआ है, बंद हुआ है। अब वो पार्ट रेटिना का जहाँ पे इसने सप्लाई करना था अब वो उसको नरिशमेंट नहीं मिलती। जब नरिशमेंट नहीं मिलेगी तो उसका इस्कीमिया होगा, रेटिनल इस्कीमिया होगा। जब रेटिनल इस्कीमिया हो जाता है तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें VEGF अप रेगुलेशन, जब रेटिनल इस्कीमिया हो जाता है तो हमारे एक इस फैक्टर रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। ये केमिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं और ये इसके रिस्पांस में क्या होता है? एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मतलब ये है कि न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगे।
ये जब वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ हो जाते हैं तो इसके रिस्पांस में हमारे पास न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगे। वो न्यू ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो बड़े कमज़ोर होते हैं, थिन होते हैं, और उनसे लीकेजेस जो है ब्लड की या हेमरेजेस या एक्सूडेट्स वो इजीली होते हैं क्योंकि वो बड़े कमज़ोर होते हैं। तो उसके रिस्पांस में जब उससे लीकेज होंगी तो हेमरेजेस आएंगे हमारे पास। फिर हेमरेज के बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रैक्शन। हेमरेजेस जब हमारे विट्रियस में आ जाते हैं तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है, आरडी में जब हेमरेजेस विट्रियस में आ जाते हैं तो वो विट्रियस में ट्रैक्शन पैदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करें। जब विट्रियस कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो हमारे पास, जब विट्रियस ट्रैक्शन होगी तो इसके रिस्पांस में आरडी भी हो सकती है। तो ये जो है ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि पेरिसाइड्स की लॉस की वजह से ब्लड वेसल जो हैं वो लीकी हो जाते हैं, तो उससे डायरेक्ट हेमरेजेस और एक्सूडेट्स भी निकल सकते हैं, और उसी पॉइंट पे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशंस हो जाती हैं तो वो ब्लड वेसल जो है वो अक्लूड हो जाता है, अक्लूजन जिसको हम कहते हैं। और उसके रिस्पॉन्स में जिस रेटिना या जिस पार्ट को वो ब्लड वेसल सप्लाई कर रहा था वहाँ पे नरिशमेंट नहीं मिलती तो वो इस्कीमिक हो जाएगा, और इस्कीमिया के रिस्पॉन्स में वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे। उसके रिस्पांस में न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगे, और न्यू ब्लड वेसल्स कमज़ोर होंगे, उससे लीकेजेस होंगे, तो और भी हमारे पास हेमरेजेस और एक्सूडेट्स बढ़ जाएंगे, और फाइनली ट्रैक्शन आ जाएगा हमारे रेटिना या विट्रियस में। अब अगर हम आ जाए बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी पे या नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी पे, तो जो हमारे रेटिना में ब्लड वेसल्स हैं बेसिकली ये डिज़ीज़ या डिसऑर्डर जो है ये इन्हीं ब्लड वेसल्स का है। तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे। तो द द मोस्ट इनिशियल साइन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, याद रखें हमेशा कि सबसे पहला साइन डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो है वो माइक्रो एनोरिज्म्स है। वो हमारे पास माइक्रो एनोरिज्म्स हैं। अगर यहाँ पे हम देखें ये हैं माइक्रो एनोरिज्म्स, ये जो रेटिना में स्मॉल रेडिश डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे डायबिटिक रेटिनोपैथी के सबसे पहले साइन है। सबसे पहले अगर दूसरे पिक्चर में जो हमें ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है ये बेसिकली एफएफए का पिक्चर है, फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी। तो अगर इसमें हम देखें तो ये लीकेज जो वाइट डॉट्स हैं ये माइक्रो एनोरिज्म है। तो ये सबसे पहला साइन है डायबिटिक रेटिनोपैथी का। दूसरा जो उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी के साइंस हैं उसमें हेमरेजेस हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं अब वो जो हैं लीकी हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो उनसे लीकेजेस होंगे। वो लीकेजेस ब्लड भी उससे लीक हो सकते हैं, बाकी प्लाज्मा भी लीक हो सकता है। तो वो जो ब्लड और प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट सब लीक होते हैं, तो ब्लड जो लीक होता है वो हेमरेजेस बनाते हैं, और जो बाकी प्लाज्मा प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट रिलीज होता है तो वो एक्सूडेट्स बनाते हैं। तो बेसिकली एक्सूडेट का कलर येलो या वैक्सी कलर होता है, और हेमरेजेस रेड, ब्लैकिश या डार्क रेड होते हैं। एक्सूडेट्स जो हैं ये वैक्सी और येलो कलर के होते हैं। और रेटिनल एडिमा भी होगा, चूँकि ब्लड वेसल लीकी हो गए हैं तो अब इससे जो फ्लूइड भी लीक होंगे, तो जब फ्लूइड इससे लीक होंगे तो वो रेटिना का एडीमा काज करेगा। ये हैं, अगर इस पिक्चर में हम देखें नॉर्मल कैपिलरीज, तो नॉर्मल कैपिलरी की पैटर्न जो हम देखें ये बिल्कुल नॉर्मली है, इसमें कोई इस तरह डैमेज नहीं है। अगर पेरिसाइट लॉस वाले पिक्चर को हम देखें तो यहाँ पे देखें ये बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, पेरिसाइट के जो सेल्स हैं ये डैमेज हुए हैं। फिर नीचे माइक्रो एनोरिज्म के पिक्चर में अगर हम देखें ये एक ब्लैक वाइट जिस तरह टॉर्टस ब्लड वेसल्स हैं, और थ्रम्बस माइक्रो एनोरिज्म जहाँ पे थ्रम्बस हुआ है मतलब एक ब्लड वेसल के एक पॉइंट पे जहाँ पे कुछ चीज़ें एग्रीगेट हुए हैं, वो इसको हम थ्रम्बस माइक्रो एनोरिज्म कहते हैं। अब ये इसको अगर हम देखें इसमें इंट्रा रेटिनल हेमरेजेस हैं, ये हमारी रेटिना का सारा पैटर्न है, और यहाँ पे रेटिना के अंदर हेमरेजेस हैं। ये रेटिना के अंदर हमारे पास हेमरेजेस हैं जो पिक्चर में ऐसे हमें नज़र आएंगे।
एक्सुडेट्स जो हैं ये येलोविश या वेक्सी इन कलर्स होते हैं, और इसमें एक हार्ड एक्सुडेट्स होते हैं, एक सॉफ्ट एक्सुडेट्स होते हैं। तो हार्ड एक्सुडेट्स हम उसको कहते हैं कि जिसके जो बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, जिसके शार्प बॉर्डर्स हों, और सॉफ्ट एक्सुडेट्स जो होते हैं वो उसके शार्प बॉर्डर्स नहीं होते, डिफ्यूज़ बॉर्डर्स होते हैं। तो ये बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन और लिपिड की लीकेज की वजह से ये बनते हैं, इसीलिए इसका जो कलर है ये येलोविश है। और हेमरेजेस जो हैं वो ब्लड बाय नेचर वो ब्लड है, इसीलिए वो डार्क रेड या ब्लैकिश नज़र आता है। अब अगर हम एडिमा की बात करें तो ब्लड वेसल से लीकेज हुई हैं, फ्लूइड भी लीक हुए हैं, तो वो जो है हमारे पास रेटिना को थिक करेगा, उसकी एडिमा काज करेगा। और इसमें ज़्यादातर जो होता है तो वो मैकुलर एडिमा होता है, जिसको हम सिस्टाइड मैकुलर एडिमा कहते हैं, क्योंकि मैकुला में सिस्ट बन जाते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें ये ब्लैक होल्स ये सिस्ट टाइप हैं, तो ये मैकुलर सिस्टाइड मैकुलर एडिमा है, ये भी बनता है और डायबिटिक रेटिनोपैथी में। और जब सिस्टाइड मैकुलर एडिमा बनता है तो हमारे जो सेंट्रल विजन है वो ज़्यादातर इफ़ेक्ट होता है। अब हम आते हैं प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी पे। तो प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है उसमें हमारे पास साइंस उतने सीवियर नहीं होते जितने प्रोलिफरेटिव या एडवांस डायबिटिक आई डिज़ीज़ में होते हैं, क्योंकि ये इनिशिएशन वाली स्टेजेस हैं। तो इसमें कॉटन वूल स्पॉट्स होते हैं जिसको हम सॉफ्ट एक्सुडेट्स कहते हैं। दूसरा जो एक साइन है इरमा, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इन रेटिना के अंदर हमारे पास जो माइक्रो वेसल्स हैं, लाइक आर्टरीज और वेंस के दरमियान जो एक शंट बन जाता है, वो जो न्यू वेसल्स बनते हैं माइक्रो वेसल्स बनते हैं, उसकी इबनॉर्मेलिटी होती हैं और उससे लीकेजेस होते हैं। इसके अलावा आर्टीरियल एंड वेनस चेंजेस होते हैं, वेनस बीडिंग होता है, और उससे काफ़ी टॉर्चस होता है, डायलेट होते हैं, इसी वजह से और भी उससे हेमरेजेस निकलते हैं। ये हैं हमारे पास कॉटन वूल स्पॉट्स या सॉफ्ट एक्सुडेट्स। अगर इसको हम देखें तो इसके बॉर्डर्स जो हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, हार्ड एक्सुडेट्स की तरह ये शार्प नहीं है। इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ जो है ये रेटिना के अंदर, ये अगर हम यहाँ पे देखें रेटिना के अंदर माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिससे हेमरेजेस और एक्सुडेट्स और भी रिलीज़ होते हैं। अच्छा, इसमें एक और हमारे पास साइन आता है जिसको कहते हैं वेनस लूप। अगर इस ब्लड वेसल को कहते हैं इसने एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये भी एक साइन है। और वेनस बीडिंग, जिस तरह वो तस्बे के दाने होते हैं, ब्लड वेसल्स ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि जब इसमें एक तो पेरिसाइट लॉस हो गए, दूसरा इसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं और ग्लूकोज जो हैं ये सारे उसमें होते हैं, तो ऐसे नज़र आता है जैसे तस्बे हैं जिसमें दाने हैं। इसके अलावा वेनस सेगमेंटेशन है। वेनस सेगमेंटेशन देखें, अगर हमारे वेन्स जो हैं उसमें सेगमेंट्स लाइक बन जाते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, इसको हम वेनस सेगमेंटेशन कहते हैं। और रेटिनल आर्ट्रियोल ओबिलेटरेशन, ये भी इसका एक साइन है जिसमें हमें स्ट्रेट ब्लड वेसल्स ऐसे नज़र आते हैं। तो अभी तक ये हमारे डायबिटिक रेटिनोपैथी का पहला लेक्चर था, और इसके बाकी जो सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं और सारे जो क्लिनिकल चीज़ें हैं वो हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये पहला जो था ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, इसके बाद हम एडवांस जाएंगे।